पिछले भाग कर्ण पिशाचिनी में आपने सुना कि कैसे मेरी भेंट रोहित से होती है, जो अपने जीवन में काफी समस्याओं का सामना कर रहा था। क्या थी वो समस्या? इस बारे में वो मुझे विस्तार पूर्वक बतलाने लगता है, जो आश्चर्यजनक व रोमांचक थी। अब सुनते हैं आगे। वह रहस्यमयी तांत्रिक भाग 2, पिशाच बाधा। मैं पसीने से तरबतर था। तभी उसने अपना कटार तेजी से अपनी ओर खींचा और भयंकर अट्टहास किया। मैं मृत्यु को वरण करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर चुका था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने अपनी आंखें खोल लगभग चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम? प्रत्युत्तर में दोबारा वही भयंकर अट्टहास गूंजा और उसने कहा, कर्ण पिशाचिनी। इसके पहले कि मैं कुछ बोलता, अगले ही क्षण वह अंतर्धान हो गई। मैंने अपने बाएं दाएं ऊपर नीचे व आगे पीछे सब ओर देखा, किंतु वह जा चुकी थी। अब कमरे से आने वाली वो रक्त और मांस की दुर्गंध भी जा चुकी थी। मेरे बाईं भुजा पर उसकी कटार के कारण उभरे घाव भी चमत्कारिक रूप से भर गए थे। शेष रात्रि मुझे नींद न आई, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन मैं काफी देर तक सोता रहा। अब प्रयोग की अंतिम रात्रि मेरे सामने खड़ी थी। कल के घटनाक्रम से एक समय तो मन में आया कि रहने दूं, क्योंकि जान है तो जहान है, पर उत्सुकतावश मैंने प्रयोग संपूर्ण करने का निश्चय कर रात्रि में आसन लगा बैठ गया। मंत्र जाप आधा होते ही मेरे कानों में वही फुसफुसाहट दोबारा गूंजने लगी थी, पर अब मुझे इन सभी की आदत पड़ चुकी थी। मैं पूरी तन्मयता के साथ मंत्र जाप किए जा रहा था। लगभग 2 बजने वाले थे। अब मंत्र जाप बस हल्का और शेष था। तभी ऐसा महसूस होने लगा मानो कमरे में मोगरे और गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई हो। पूरा कमरा विचित्र और सुंदर खुशबू से महक उठा, मानो किसी ने कमरे में इत्र की बरसात कर दी हो। सहसा एक पायल की ध्वनि गूंजी। कोई अपने नूपुरों की छमछम करती ध्वनि के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था, पर वो कौन था, कहां था, कुछ पता नहीं चल पाया। मैं मंत्र जाप करते रहा। तभी एक स्त्री की आकर्षक हंसी गूंजी। अपनी आंखें खोल सामने देखा तो देखता ही रह गया। एक अलौकिक सुंदरी मेरी आंखों के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसका अनुपम सौंदर्य मुझे सम्मोहित कर रहा था। उसका शरीर सफेद संगमरमर की भांति कांति युक्त था। मेरा मंत्र जाप अब समाप्त हो गया था। क्यों पुकारो मुझे? उसने तिरछी चितवन से देखते हुए मुझसे कहा। मैंने पुकारा तुम्हें? पर तुम कौन हो? मैंने आश्चर्य से पूछा। मैं कर्ण पिशाचिनी, उसने हंसते हुए बताया। ये सुनते मेरा शरीर पुनः हल्का भयभीत हो उठा। तो फिर कल कौन आई थी? मैंने डरते हुए पूछा। मैं ही थी, देख रही थी तुम्हारी लगन कैसी है, उसने कटाक्ष किया। ओ अच्छा, मैं बस इतना ही बोल पाया। तो बताओ, किस रूप में अपनाओगे मुझे? मां के रूप में, बहन के रूप में अथवा पत्नी के रूप में? उसने पूछा। अब मैं क्या बोलता देव? पहली बार उसे देखते ही मेरा उसके प्रति काम भाव जागृत हो गया था। इसीलिए मैंने पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही श्रेयस्कर समझा। इतनी कहानी सुनाने के बाद रोहित शांत हो गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बताता हूं आगे, कहकर रोहित आगे का घटनाक्रम सुनाने लगा। मेरे द्वारा उसे पत्नी रूप में स्वीकार करते ही एक अजब सी चमक उसके चेहरे पर व्याप्त हो गई। उसने हंसते हुए हाथों से कुछ किया तो मेरा अस्त व्यस्त कमरा पूरी तरह सज गया।
11 दिनों तक नहीं नहाने के कारण जो मेरा शरीर दुर्गंध कर रहा था, अब वो एकदम सुगंध युक्त और आकर्षक बन गया था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे मेरे बिस्तर की ओर ले जाने लगी। उसके कोमल स्पर्श ने पूरे बदन में एक आवेग प्रवाहित कर दिया था। मुझे बिस्तर पर बिठा वो उसके ऊपर चढ़ गई और बाईं करवट होकर हल्के से लेटकर मुझे निहारने लगी। डमरू के मध्य भाग के समान उसका कटी क्षेत्र उसके रूप को कामुक बना रहा था। मेरा स्वयं से नियंत्रण हटते जा रहा था कि तभी उसने मुझे इशारे से अपनी ओर बुलाया। मैं व्यग्र होकर उसकी ओर खींचा चला गया। अपने हाथों से मैंने उसके चेहरे को थाम लिया। उसके कपोलों का कोमल स्पर्श अलौकिक था। उसके चेहरे की लावण्यता मुझे बरबस खुद से आत्मसमर्पण की मुद्रा में ला रही थी। मैं धीरे से उसके अधरामृत का पान करने लगा। ओ भाई हेलो, ये क्या सुनाए जा रहे हो? मेरा मन भी बहकाओगे क्या? मेन मुद्दे पे आओ ना सीधे। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। सॉरी, वो उन यादों में खो गया था। रोहित ने शर्माते हुए कहा। कोई नहीं, फिर क्या हुआ? मैंने बोतल से पानी पीते हुए पूछा। फिर कामातुराणाम न भयम न लज्जा। पूरी रात मैंने उसके साथ भौतिक सुख भोगा। सुबह जब नींद खुली तो मेरा कमरा पुनः रात्रि के जैसे ही हो गया था। शायद उसकी माया का प्रभाव उसके जाते ही हट चुका था। मैंने फिर अपना कमरा व्यवस्थित किया और जाकर नहाया। मेरे घर वाले मुझे नहाया देख खुश और आश्चर्य दोनों थे। मैं अभिमान के साथ चेहरे पर विजयी भाव लिए पूरी सुबह घूमता रहा। मैंने एक पिशाचिनी को अपने वश में कर लिया। सोच करके मैं इस संसार में स्वयं को सबसे महान समझने लगा था। दोपहर में सहसा मेरे बगल के एक सेठ जी काफी परेशान होकर अपनी कार की ओर बेतहाशा भागते दिखे। इसके पहले कि मैं समझ पाता वे ठोकर खाकर गिर पड़े। मैं झट से वहां पहुंचा और उन्हें संभालते हुए उनकी हड़बड़ी का कारण पूछा। उन्होंने बतलाया कि उनके अलमारी में रखे करोड़ों की संपत्ति के कागजात व कुछ पैसे गहने गायब हैं। वे पुलिस स्टेशन जा रहे। मैं अलग हट गया। वे अपनी कार में बैठ पुलिस स्टेशन को निकल गए। आखिर किसने चुराए इनके कागजात व पैसे? मैंने मन में जैसे ही सोचा, किसी की फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। मैं पहचान गया, ये तो उसी कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी। दोबारा ध्यान लगाकर सुना तो उसने बतलाया कि सेठ की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर कागजात चुराए हैं, जो वर्तमान में प्रेमी के पास है। साथ ही उसने पूरी जानकारी बता दी। मैं सेठ जी के वापस लौटने का इंतजार करने लगा। लगभग घंटे भर बाद वे लौटे। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। क्या हुआ सेठ जी, एफआईआर की आपने? मैंने पूछा। इस शहर का कुछ नहीं हो सकता रोहित। वे उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे कि मैंने ही टैक्स से बचने को ऐसा करवाया है, कहकर वो बिलख पड़े। ओह, बुरा हुआ। वैसे आज सुबह मैंने एक लड़के को एक बड़ा बैग लेकर आपके घर की दीवार फांगते देखा था। मैंने कहा। अरे कब? बताओ ना, कौन था वो लड़का? उन्होंने उत्साहित होते हुए पूछा। आपकी पत्नी का शायद दूर के रिश्ते का भतीजा था, जो अक्सर आपके घर आते जाते रहता है, ऐसा लगा मुझे। एक बार उसके घर पर बिन बताए पहुंचकर छानबीन करिए आप। मैंने उन्हें बतलाया। सेठ जी ने अपने विश्वास पात्र नौकरों को लेकर तुरंत उस लड़के के घर की ओर कूच कर दिया। जैसा कि मुझे कर्ण पिशाचिनी ने बतलाया था, वही सत्य साबित हुआ। लड़के के घर से सारी चीजें बरामद कर ली गई। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। सेठ जी अपनी पत्नी को भी जेल भिजवा रहे थे, किंतु मेरे समझाने पर उन्होंने उसको अंतिम चेतावनी देकर माफ कर दिया। मेरी तो किस्मत खुल गई। सेठ जी ने इनाम स्वरूप मुझे उस राशि का 2% हिस्सा दिया। अब मैं ठान चुका था कि मुझे इस विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं रात भर उस कर्ण पिशाचिनी के साथ दिव्य विषय भोग में लिप्त रहता था, तो वही दिन में एक ज्योतिषी बनकर लोगों की समस्याएं दूर करता था। महीना बीतने के साथ ही अब मैं शहर का एक प्रख्यात ज्योतिषी बन चुका था। संपत्ति अगाध हो चुकी थी।
मेरे माता पिता भी अब मुझसे काफी प्रसन्न थे। जल्द ही उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद कर मेरा विवाह तय कर दिया। लड़की मेरे बचपन की ही क्लासमेट थी, प्रिया। सगाई होने के बाद मुझे बस अब विवाह का इंतजार था। हमारी फोन पर बातचीत होने लगी थी। बचपन में उसके प्रति दबा मेरा प्रेम अब उभर कर बाहर छलकने लगा था। सगाई के बाद मैंने गौर किया कि वो कर्ण पिशाचिनी बड़ा ही रूखा व्यवहार कर रही थी मेरे साथ। विषय भोग के दौरान वो काफी उग्र हो जाती थी मेरे साथ, मानो मेरे प्राण हर लेगी। मेरी तबीयत अब हल्की खराब रहने लगी थी। एक रात्रि उसने मुझे प्रिया से दूर हो जाने की चेतावनी दी, परंतु मैंने शायद इसे उसका मजाक समझा और विषय भोग में लिप्त हो गया। 2 दिन बाद मुझे प्रिया की मौत की खबर मिली। उसकी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में बड़े ही बर्बर और अमानवीय तरीके से की गई थी। उसका पेट फाड़ किसी ने अतड़ियां बाहर निकाल दी थीं। उस पिशाचिनी ने उसे मार डाला भाई, कहकर रोहित फुट फुट कर रोने लगा। मेरे नेत्र भी सजल हो गए। मैंने उसे सांत्वना दी। कुछ देर पुनः मौन छाया रहा। क्या इसी घटना से तुम आत्महत्या की सोच रहे थे रोहित? मैंने मौन भंग करते हुए धीमे से पूछा। नहीं भाई, आत्महत्या की बात तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और उपर्युक्त घटनाक्रम तो सिर्फ आगाज था। असली कहानी उसके बाद शुरू हुई, रोहित ने दबे स्वर में बतलाया। ओह, फिर क्या हुआ आगे? मैंने आश्चर्यचकित हो पूछा। रोहित बतलाने लगा। जिस दिन प्रिया की मृत्यु हुई, उस रात्रि को वो पिशाचिनी काफी प्रसन्न थी। वो हर बार की भांति मेरे पलंग पर लेटकर मुझे आमंत्रित करते हुए बोली, अब मेरे तुम्हारे बीच का कांटा निकल गया, अब तुम सिर्फ मेरे हो। मैं क्रोध का विष पीकर रह गया। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसे देखकर उससे मुंह फेरते हुए उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। आज के बाद मत आना कभी मेरे पास, चली जा मेरी जिंदगी से बाहर, मैंने लगभग रोते हुए कहा। ये तो असंभव है मेरी जान, तुमने मुझे सिद्ध कर प्राप्त किया है। तुम्हारे जीवन पर्यंत मैं तुम्हारी हूं। तुमने ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया था ना, इसीलिए मेरे सिवा इस संसार में अब कोई तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, इस जीवन में भी और मरने के बाद भी, जब तक मेरी इच्छा रहेगी, कहकर उसने जोर से अट्टहास किया और उसका सुंदर दिव्य स्वरूप अब उसी विभत्स रूप में परिणत हो गया जो उसने साधना के 10वें दिन दिखलाया था। उस रात्रि उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध 5 बार मेरा बलात्कार किया। धीरे धीरे ये उसका अब दैनिक नियम बन गया। पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि तो मेरे लिए मृत्यु समान होती थी। जीवन शक्ति का यूं असीमित ह्रास होने से मेरा शरीर काफी कमजोर हो गया। मैं ज्योतिष का कार्य भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैंने कई अलग अलग संप्रदायों के साधु संतों, फकीरों से संपर्क किया, पर उनके उपाय निष्फल हुए। कई लोग जिनसे मैंने संपर्क किया था और उपाय मांगा था, अगले दिन वे मृत पाए गए। एक रात्रि जाने से पहले उसने चेतावनी दी कि घर में मेरे कोई पूजा पाठ न हो, ना ही मैं स्नान करूं, क्योंकि उसे इसी रूप में मेरे साथ भोग भोगना रास आ रहा था। मरता क्या न करता, मैंने उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद घर पर होने वाले उपद्रव से भयभीत मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए चाचा के घर रहने। सिर्फ बहन खाना पहुंचाने आती है, इसीलिए मैं तुम्हारे उस धार्मिक अनुष्ठान में चाहकर भी नहीं आ पाया। मैं सौगंध खाकर कहता हूं भाई कि ये सब जो मैंने कहा वो पूर्णतः सत्य है, और उम्मीद करता हूं तुम मुझे अब कम से कम पागल या बीमार नहीं कहोगे।
इतना कहकर रोहित शांत हो गया और नीचे बहती कोयल नदी की धारा का अवलोकन करने लगा। क्या कॉलेज लाइफ में मेरा कोई झगड़ा हुआ था तुमसे रोहित? मैंने पूछा। नहीं भाई, ऐसा क्यों कहते हो? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तो फिर मुझे मरवाना क्यों चाहते हो? मतलब? अरे, तुमने अभी ही थोड़ी देर पहले बतलाया कि तुमने जिससे भी सहायता मांगी और जिसने सहायता का प्रयास किया, अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था, किंतु मेरा ये इरादा नहीं था भाई। अब कैसे कहूं, कल तुम नाराज थे तो समझ नहीं आया कुछ। तुम चले जाओ देव, मुझसे दूर रहो प्लीज। अब तो जान गए ना मेरी मजबूरी। चले जाओ मुझसे काफी दूर और मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। अरे मजाक कर रहा हूं, अब तो चाह कर भी नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अब तो मेरी इच्छा भी उस पिशाचिनी को देखने की हो रही है। कहकर मैंने रोहित को नदी में धक्का दे दिया। पगला हो गए हो क्या? धक्का क्यों मारा? उसने बाहर निकलते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो कर्ण पिशाचिनी अंदर प्रवेश कर बोली कि रोहित बहुत दिन से नहाया नहीं है तो मुझे मजा नहीं आ रहा, जरा नहला दो उसे। कहकर मैं धीमे से मुस्कुराया। भाई, वो बदला लेगी तुमसे, मजाक न समझो। वो भयभीत हो बोला। देखा जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण से पिशाच और ठंड 10 कदम दूर ही रहते हैं। मैंने पुनः मुस्कुराते हुए कहा। उस रात्रि को मैंने रोहित को जबरदस्ती अपने ही घर पर रुकवाया। मेरे घर के सात्विक वातावरण में वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। भोजन के बाद बेड पर लेटने तक सब कुछ सामान्य ढंग से ही घटित हुआ। मैंने जानबूझकर अपना बिस्तर रोहित के बगल में ही लगाया हुआ था। रात्रि के 1 बजते ही मैं अब हल्का ऊँघने लगा था। बगल में देखा तो रोहित बेसुध सोया हुआ था। मैं सुकून भरी सांस लेते हुए हल्का आंख बंद कर लेट गया और कब मुझे नींद आई पता ही नहीं चला। सहसा मेरी नींद खुली। समय देखा तो 2-3 बज रहे थे। बगल में देखा तो होश उड़ गए। रोहित अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं हड़बड़ाकर बाहर आया तो घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। मैं बेसुध सा बाहर भागा। सामने का दृश्य रोमांचित करने वाला था। बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर रोहित अर्धनग्न अवस्था में लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ जमीन पर ऐसे थे मानो किसी ने जबरदस्ती उन्हें कसकर अपने हाथों से दबाया हुआ हो। उसके मुंह से बस नहीं नहीं की दबी हुई घुटन भरी आवाज आ रही थी। रोहित, रोहित पुकारते हुए मैं उसकी ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लगा मानो रोहित के शरीर के ऊपर से कोई भारी भरकम वजन हटा हो। एक झटका सा लगा उसके बदन को। मैंने पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाने को प्रयास किया। वो काफी कमजोर सा हो गया था, जिसके कारण बड़ी मुश्किल से उठा पाया मैं उसे। ठीक हो, यहां कैसे पहुंचे तुम? मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए पूछा। वो उत्तर देने की बजाय अचानक मुझे भयभीत होकर घूरने लगा। उसका पूरा बदन अचानक से कांपने लगा था। होंठ फड़फड़ाने लगे। वो पीछे तुम्हारे? उसने अपनी उंगली मेरे पीछे की ओर हल्का उठाते हुए कहा। क्या पीछे? कहकर जैसे ही मैं पीछे की ओर मुड़ा, क्या रोहित उस पिशाचिनी के जाल से कभी मुक्त हो पाएगा, या अब वो सिर्फ उसकी आत्मा के रूप में भटकने को अभिशप्त है? पर ये तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में जानिए जब तांत्रिक वराह तंत्र के रहस्यों का द्वार खोलता है और सामने आता है वो सत्य जो मृत्यु से भी भयावह है। पढ़िए अगले भाग में वह रहस्यमय तांत्रिक भाग 3 वराह तंत्र, सिर्फ सुनो कहानी पर।